यस, अभी हम अपनी थिंक एंड ग्रो रिच की बुक को कंटिन्यू रीड करने जा रहे हैं, जिसमें अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं अमीर बनने की ओर आपका फिफ्थ स्टेप, पांचवा कदम। मन की कार्यशाला कल्पना को हमने कल बहुत ही डिटेल में समझा कि किस तरह से वहां पर राइटर ने कहा कि अगर मेरे पास में 10 लाख डॉलर होते तो मैं किस समय पर क्या करता, और उन्होंने उसको एक विचार को अपने मन में लगातार 2 साल तक बना के रखा। वाह, वंडरफुल दोस्तों। 2 साल का कोई छोटा समय नहीं होता, कितना पेशेंस रहा होगा उनके अंदर। और डेफिनेटली उस विचार को जब उन्होंने 2 साल तक लगातार अपने मन में बना रखा, देन फिर उन्हें वहां पर एक वीक के अंदर ही वो सब चीजें हो जाती है, सब एक्शंस हो जाते हैं एक वीक के अंदर ही, जो ऑलमोस्ट वे पिछले 2 साल से अपने मन के अंदर सोच रहे थे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक विचार ने, जो उनके मन में बना रहा, उसने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। और इसमें हम अभी कंटिन्यू करते हैं। यदि आप उन लोगों में से एक है जो सोचते हैं आप अकेली अकेले कड़ी मेहनत और ईमानदारी से अमीरी पा सकते हैं, तो इस विचार को निकाल दे, यह सच नहीं है। वाह, वंडरफुल। यानी कि यहाँ पर क्या कहा गया, अगर आप ये सोचते हैं कि मैं हार्ड वर्क करके ही अमीर बन सकता हूं, तो ये पॉसिबल नहीं है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? अमीरी जब भारी मात्रा में आती है तो कभी भी कड़ी मेहनत का परिणाम नहीं होती है। क्या कहते हैं, जब भी अमीरी हमारे जीवन में आती है कभी भी कड़ी मेहनत का परिणाम नहीं होती है। अमीरी आती है तो निश्चित सिद्धांतों के अनुप्रयोग पर आधारित निश्चित मांगों के जवाब में आती है, न कि मौके या भाग्य से। सॉरी। उन्होंने क्या कहा है, अमेरिका कब आती है? जो निश्चित सिद्धांत का हम प्रयोग करते हैं और जो हम निश्चित मांग हम करते हैं उसके जवाब में आती है, न कि किसी मौके के भाग्य या भाग्य से। किसी अवसर से नहीं आती है, किसी डेस्टिनी या फेट से, फेम से नहीं आती है। राइट, हम कई बार अपने भाग्य को दोष देते हैं, डेस्टिनी को कहते हैं। सामान्यतः एक विचार सोच का आवेग है। इन्होंने क्या कहा, एक थॉट है जो वो सिर्फ और सिर्फ सोच का हमारे उसका ही आवेग है, जो कल्पना से एक विनती करके कार्यवाही के लिए प्रेरित करता है। कल्पना से चीजें शुरू होती है और वो बार बार उसके लिए रिक्वेस्ट करता है, कार्रवाई के लिए प्रेरित करता है। किससे रिक्वेस्ट करनी है? यूनिवर्स, नेचर से। सभी मास्टर सेल्समैन जानते हैं कि विचारों को वहां बेचा जा सकता है जहां माल नहीं बेच सकते। वाओ, क्या सेंटेंस दोस्तों यहाँ पे कहा गया है। जितने भी इस दुनिया भर के सेल्समैन है वो जानते हैं जहां पर आप माल को नहीं बेच सकते, अपनी सर्विस प्रोडक्ट को नहीं बेच सकते, वहां पर विचारों को बेचा जा सकता है। साधारण सेल्समैन इस बात को नहीं जानते, यही वजह है कि वो साधारण है। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही गई है, मास्टर सेल्समैन इस बात को जानते हैं, जबकि एक साधारण अगर सेल्समैन है तो उसको इसके बारे में नहीं पता होता कि अगर कहीं पर कोई प्रोडक्ट या सर्विस नहीं बेच रहे हैं तो इट मीन्स वहां पर सबसे पहले विचारों को बेचने की जरूरत है। और इंसान विचारों को ही नहीं बेच पाता, सिर्फ अपने सामान को, अपनी सर्विसेज को लगातार बेचने का प्रयास करता है और कहीं ना कहीं अपने जीवन में वो असफल रहता है। पुस्तकों के एक प्रकाशक ने खोज की है जो आमतौर पर प्रकाशकों के लिए ज्यादा उपयोगी होनी चाहिए। उन्होंने सीखा कि कई लोग शीर्षक खरीदते हैं और पुस्तकों की सामग्री नहीं। इन्होंने क्या कहा है कि ज्यादातर लोग शीर्षक खरीदते हैं। शीर्षक मतलब राइटर का नाम देखकर खरीदते हैं, है ना, बुक का नाम देखकर खरीदते हैं। उसके अंदर मटेरियल क्या है उसके बारे में वो नहीं सोचते कि उसके अंदर उनको क्या मिलने वाला है। महज एक पुस्तक का नाम बदलकर जो कि नहीं चल रहा था, उस किताब पर उसकी बिक्री 10 लाख प्रतियों से अधिक ऊपर हो गई। वंडरफुल। यहाँ पर क्या कहा गया है, जो एक किताब बिल्कुल भी सेल नहीं हो पा रही थी, सिर्फ उसका नाम बदल दिया गया, एंड देन उसकी जो सेलिंग है लगभग 10 लाख प्रतियां उसकी तुरंत ही सेल आउट हो गई। वैसे पुस्तक के अंदर किसी भी तरह से कुछ नहीं बदला गया था, उसने केवल शीर्षक वाला कवर फाड़ डाला जो बिका नहीं था, और एक ऐसे शीर्षक के साथ एक नया कवर डाल दिया जिसका एक बॉक्स ऑफिस मूल्य था। यानी कि उन्होंने क्या किया, सिर्फ उसके हेड को चेंज कर दिया, उसके टाइटल को बदल दिया, मेन पेज कवर को बदल दिया, उसके कलर को बदल दिया, और बुक के अंदर कोई बदलाव नहीं किया, और तुरंत से दोस्तों वहां पर एक बहुत बड़ा उछाल देखने को मिला। वह उतना ही आसान है जितना दिखता है। एक विचार था, यह कल्पना थी। क्या था उनके मन के अंदर? एक विचार था कि इसका बाहरी पेज बदलने से, इसका बाहरी शीर्षक बदलने से इस किताब की बिक्री काफी ज्यादा होने लग जाएगी। वह उतना ही आसान है जितना दिखता है। एक विचार था, यह कल्पना थी। विचारों की कोई मानक कीमत नहीं होती है, विचारों का निर्माता ही उनकी कीमत निर्धारित करता है। विचारों का निर्माता ही उनकी कीमत को निर्धारित करता है।
और यदि वह होशियार है तो इस कीमत को प्राप्त कर लेता है। यानी क्या कहा गया, जो विचारों का निर्माण, यानी हम ये अपने विचार का निर्माण कर रहे हैं तो हमें ही उसकी कीमत का निर्धारण करना होता है कि हम अपने जीवन में चाहते क्या हैं। और जो होशियार है, समझदार है, एक्टिव है, एक्शन टेकर है, डिसीजन मेकर है, वो इसको पा भी लेता है। चलचित्र उद्योग ने करोड़पतियों का एक समूह उत्पन्न किया। चलचित्र मीन्स सिनेमा जगत ने करोड़पतियों का एक बड़ा ही ग्रुप को बनाया, उनको डेवलप होने में मदद किया। उनमें से अधिकांश लोग ऐसे थे जो विचार उत्पन्न नहीं कर सकते थे, लेकिन उनके पास वह कल्पना थी जिससे वे विचारों को देखकर पहचान सकते थे। करोड़पतियों का अगला समूह रेडियो उद्योग से होगा, जो नया है और उत्सुक कल्पना वाले लोगों के अतिरिक्त बोझ से दबा नहीं है। पैसा उन लोगों द्वारा कमाया जाएगा जो नए और अधिक सराहनीय रेडियो कार्यक्रम की खोज कर पाएंगे, बना पाएंगे, और जिनके पास योग्यता को पहचानने की और रेडियो श्रोताओं को इससे लाभ कमाने का मौका देने की कल्पना हो। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, जब ये बुक लिखी गई उस समय पर एफएम वगैरह एग्जिस्ट नहीं करते थे, सिर्फ सिंपल आकाशवाणी और एक दो चैनल उस समय पर हुआ करते थे। लेकिन आज देखिए रेडियो ने भी अपना अलग जगह बना के रखी है। स्पेशली जो ड्राइविंग करते हैं उनको उसका महत्व पता है। एंड ज्यादा तो मुझे नहीं पता, लेकिन दिल्ली एनसीआर नॉर्थ इंडिया के अंदर एफएम का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रोल है। तो ये गलत नहीं कहा था राइटर ने आज से 30-40 साल पहले जब इस बुक को लिखा गया था, कि उन्होंने क्या कहा इसको, कि आने वाले समय में एक रेडियो उद्योग भी बहुत तेजी से उभरेगा, पनपेगा, और आज वही हो रहा है। राइट। और रेडियो उद्योग ने भी अपनी अलग पहचान बनाई है और बहुत से करोड़पति दिए हैं। चाहे वो डीजे कार्तिक है, चाहे वो रेडियो सिटी है, वट एवर कोई भी है, बहुत अच्छे से वो डेवलप हो रहे हैं। प्रायोजक वह दुर्भाग्यशाली पीड़ित जो अब रेडियो मनोरंजन की लागत का भुगतान करता है, जल्द ही विचार के प्रति सचेत हो जाएगा और अपने पैसे के बदले कुछ मांग करेगा। व्यक्ति जो उन कार्यक्रमों के निर्माण और आपूर्ति करने में जो उपयोगी सेवाएं देते हैं, प्रायोजक को हरा देता है। वह व्यक्ति है जो इस नए उद्योग से समर्थ बनेगा। यानी यहाँ पे कहा गया है, प्रायोजक होता है कई बार जो एडवर्टीज करते हैं, राइट, वो अगर सचेत होगा तो उसके बदले पैसे मांगेगा और लगातार उसको वह वहां पर सर्विस देता रहेगा। लेकिन वो व्यक्ति जो उसमें खुद अपना इन्वॉल्वमेंट करेगा, वो उन प्रायोजकों को हरा देगा और वो ही ज्यादा समर्थ बनेगा, और वही आज हो रहा है। प्रेम गीतों को गुनगुनाने वाले और हल्के फुल्के बकबक करने वाले कलाकार जो अब फब्तियों और मूर्खतापूर्ण ठट्टे करके हवा को दूषित करते हैं, हल्के गुणों वाले कलाकारों के रास्ते चले जाएंगे और उनकी जगह उन वास्तविक कलाकारों द्वारा ले ली जाएगी जो सावधानी से उन योजनाबद्ध कार्यक्रमों की व्याख्या करते हैं जिनका प्रारूप लोगों को सेवाएं देना है और साथ ही मनोरंजन उपलब्ध कराने के लिए तैयार किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर क्या कहा गया है, अगर कोई ये सोचता है कि वो किसी प्रकार की मूर्खतापूर्ण फब्तियां ठट्टे करके अपना नाम कमा सकता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उनकी जगह उन वास्तविक कलाकारों को मिलेगी जो वास्तव में ही दूसरे लोगों को पूरे प्लानिंग के साथ अपने कार्यक्रम को चलाते हैं और लोगों को सेवाएं देते हैं। यहाँ अवसरों का विस्तृत खुला क्षेत्र है जो कल्पना की कमी के कारण हो रही अपनी हत्या का चीख चीख कर विरोध कर रहा है। यहाँ पर क्या कहा गया है कि हमारे पास बहुत ही ज्यादा अपॉर्चुनिटीज के बहुत ही ब्रॉड फील्ड अवेलेबल है, बहुत ही बड़ा हमारे लिए एक बड़ा क्षेत्र अवेलेबल है जो कल्पना की कमी के कारण हो रही अपनी हत्या का चीख चीख कर विरोध कर रहा है। यानी कि हमारे मन के अंदर कहीं ना कहीं कल्पना न कर पाने का ही जीवन के अंदर ये सब चीजें रहती है। अगर हम लगातार कल्पना करें तो डेफिनेटली हम उस बड़े क्षेत्र में अपना नाम कमा सकते हैं। और किसी भी हाल में बचाने के लिए भीख मांग रहा था। इन सब से ऊपर रेडियो की जो जरूरत है वे है नए विचार। यानी उस समय पर रेडियो उद्योग ज्यादा संपन्न नहीं था, और फिर से उन्होंने कहा, क्या कहा कि रेडियो के लिए नए विचार की जरूरत है, जो आज वो पूरी तरह से एक तरह से प्रैक्टिकल वे में आ चुका है। यदि अवसरों का यह नया क्षेत्र आप में कुतूहल जगाता है तो शायद आपको इस सलाह से लाभ हो कि भविष्य के सफल रेडियो कार्यक्रम श्रोता के बजाय खरीदार बनाने पर ज्यादा ध्यान देंगे। अधिक स्पष्ट रूप से कहे तो रेडियो कार्यक्रमों को बनाने वालों को भविष्य में सफल होने के लिए श्रोताओं को खरीदारों में बदलने के व्यवहारिक तरीके ढूंढने होंगे। वो याद हो रहा है दोस्तों, अगर आपको सफल बनना है, सुपर रिच बनना है, तो डेफिनेटली आपको भी अपनी सर्विसेज को उस लेवल पर लेकर जाना पड़ेगा कि आप ये नहीं कहे कि मेरी सर्विसेज ले लीजिए, है ना, सामने वाला पर्सन कहे यस मैं आपकी सर्विस लेना चाहता हूँ। और डेफिनेटली यही इस रेडियो उद्योग में किया गया।
इसके अलावा भविष्य में रेडियो कार्यक्रमों के सफल निर्माताओं को अपनी विशेषताओं को प्रमुखता देनी चाहिए ताकि वे दर्शकों पर निश्चित रूप से इसका प्रभाव दिखा सके। प्रायोजक हवाई बयानों पर आधारित विक्रिया वार्ता खरीदने की चिकनी चुपड़ी बातों से उब रहे हैं। वे चाहते हैं और भविष्य में निर्विवाद सबूत की मांग करेंगे कि हुजियट प्रोग्राम न केवल लाखों लोगों को हमेशा सबसे मूर्खतापूर्ण ढंग से हंसाएंगे, बल्कि वह मूर्ख ठट्टा करने वाला सामान भी बेच सकता है। यहाँ पे क्या कहा गया है, जो स्पॉन्सर्स होते हैं वो सिर्फ किन चीजों की बातों से उभ रहे हैं। अगर आप सिर्फ सेलिंग प्राइसिंग की बात करते रहेंगे, बाइंग की, है ना, ये सिर्फ बातें करते रहेंगे, उनसे उब जाते हैं। वो चाहते हैं कि वो प्रैक्टिकल वे में साबित हो, निर्विवाद रूप से सबूत की मांग करेंगे। सबूत का मतलब उनको वे प्रैक्टिकल वे में चाहिए कि ये वास्तव में ही होता है, क्योंकि जब तक भी लोगों के पास पैसा नहीं आता है तब तक वो सब चीजें उनको हवा हवाई दिखाई देती है। एक और बात जो शायद उन लोगों द्वारा समझी जा सकेगी जो अवसर के इस नए क्षेत्र में प्रवेश करने के बारे में विचार करते हैं। रेडियो विज्ञापन, विशिष्ट विज्ञापन विशेषज्ञों के एक पूरी तरह से नए समूह द्वारा नियंत्रित होने जा रहा है। इन्होंने क्या कहा, एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा, एडवर्टीजमेंट स्पेशलिस्ट द्वारा ये पूरा फील्ड कंट्रोल किया जाने वाला है। और आज वही हो रहा है, हर जगह एडवर्टीजमेंट एडवर्टीजमेंट ही है। पुराने समय के अखबार और पत्रिका विज्ञापन एजेंसी के पुरुषों से अलग और स्पष्ट। विज्ञापन के खेल में पुराने समय के लोग आधुनिक रेडियो लिपियों को नहीं पढ़ सकते थे, क्योंकि उन्हें विचारों को देखने के लिए प्रशिक्षित किया गया। नई रेडियो तकनीक ऐसे लोगों की मांग करती है जो ध्वनि के संबंध में लिखित पांडुलिपि से विचारों की व्याख्या कर सकते हैं। यह जानने के लिए लेखक को कई हजार डॉलर और एक साल का कठिन परिश्रम लगाना पड़ा। मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे क्या बताया है इसमें, कि पूरी तरह से उनको अपने जीवन में रेडियो के जो तरंगे होते हैं उनको पढ़ने के लिए एक उसकी भी अलग से लिपि होती है ना, तो उसके लिए वहां पर प्रशिक्षित किया गया है। इसके लिए लेखक ने क्या किया, कई हजार डॉलर और एक साल का लंबा कठिन परिश्रम उन्होंने किया। रेडियो भी वहां है जहां चलचित्र था, जब मैरी पिकफोर्ड और उसके घुंघराले बार पहली बार स्क्रीन पर दिखाई दिए थे। रेडियो में उन लोगों के लिए बहुत जगह है जो विचारों को उत्पन्न कर सकते हैं और पहचान सकते हैं। विचारों को उत्पन्न करने का क्या मतलब है, देखिए टीवी के ऊपर क्या होता है, जब फिल्म होती है, कोई मूवी होती है, कोई किसी प्रकार का वहां पर मंचन होता है, नाटक होता है, वटेवर कोई भी सीरियल होता है, वहां पर बहुत सारे लोग होते हैं। लेकिन रेडियो के ऊपर सिंगल व्यक्ति होता है अपने रूम के अंदर, है ना, उसको वहां पर खुद ही मुस्कुराना होता है, खुद ही वहां पर उसको सारी चीजें बातें करना होता है। जो इस कला को जान जाता है, यानी कि वो क्या करता है, जो अपने विचारों को उत्पन्न कर सकता है, खुद से बात कर सकता है, वो इसमें सफल होता है। यदि रेडियो के अवसर पर पूर्वगामी टिप्पणी ने आपके विचारों के कारखाने को काम करने के लिए शुरू नहीं कर दिया है, तो बेहतर है आप यह भूल जाए। अगर आपने इस पर लगातार काम नहीं किया है तो हो सकता है बीच में आप कुछ भूल जाए और आपको फिर शर्मिंदा होना पड़े। आपके अवसर किसी अन्य क्षेत्र में है। यदि टिप्पणी ने आप में थोड़ी सी भी कुतूहल जगाया है तो इससे आगे जाए, शायद आपको अपने कैरियर को भरने के लिए आवश्यक विचार मिल जाए। वट एवर आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, है ना, कहीं पर भी आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सबसे ज्यादा जरूरी है आपके विचार। विचारों का वहां पर जब तक पॉजिटिवनेस नहीं होगी और विचारों पर आप लगातार काम नहीं करेंगे तो उस तरह से आपको सफलता नहीं मिलने वाली। यदि आपको रेडियो में कोई अनुभव नहीं है तो आप हतोत्साहित कभी ना हो। एंड्रयू कार्नेगी इस बात बनाने के बारे में बहुत कम जानते थे। मेरे पास इसके लिए कार्नेगी के अपने शब्द हैं, लेकिन उन्होंने इस पुस्तक में वर्णित सिद्धांतों में से दो का व्यवहारिक उपयोग किया है और स्टील के कारोबार को उन्हें एक संपत्ति देने वाला माध्यम बनाया। वंडरफुल। इन्होंने क्या किया, एक एंड्रयू कार्नेगी का एग्जाम्पल दिया। पहले चैप्टर्स में हमने पढ़ा था किस तरह से एंड्रयू कार्नेगी ने यूएसए के अंदर पूरे स्टील प्लांट इस्पात उद्योग को विकसित किया। व्यवहारिक रूप से हर महान सौभाग्य की कहानी उस दिन से शुरू होती है जब विचारों का निर्माता और विचारों का विक्रेता साथ मिल जाए। क्या कहा, विचारों का निर्माता और विचारों का विक्रेता विक्रेता साथ मिल जाए और सद्भाव में काम करे। कार्नेगी ने खुद को ऐसे लोगों से घेर रखा था जो वह सब काम कर सकते थे जो वे खुद नहीं कर सकते थे। यानी कि एंड्रयू कार्नेगी का एनवायरनमेंट ऐसा था, उनके साथ कुछ ऐसे लोग थे, वे सभी उस काम को कर सकते थे जो अकेले एंड्रयू कार्नेगी नहीं कर सकते थे।
आदमी जिन्होंने विचार उत्पन्न किए, आदमी जिन्होंने विचारों को संचालन में लगाया और खुद को और दूसरों को शानदार तरह से समर्थ बनाया। मोस्ट इंपोर्टेंट, इंसान ने क्या किया, अपने विचारों को उत्पन्न किया और उनको प्रैक्टिकल वे में इंप्लीमेंट किया और डेफिनेटली वो खुद भी समर्थ बने और दूसरों को भी उन्होंने समर्थ बनाया और भी अधिक रिच बनाया। लाखों लोग एक अनुकूल ब्रेक की आशा में जीवन गुजार देते हैं। हर लोग दोस्तों, हजारों लाखों नहीं बल्कि मैं कहूंगा करोड़ों लोग अपने जीवन में एक ब्रेक का इंतजार करते हैं ना, कि हमें कोई ब्रेक मिल जाए। ब्रेक मीन्स कोई हमें कोई मौका दे दे, कहीं से हमारी किस्मत चमक जाए, कहीं से हमें बोले तो एक कहावत है कि जब ईश्वर देता है छप्पर फाड़ के देता है, उस छप्पर के फटने का इंतजार करते रहते हैं, जबकि जीवन में ऐसा नहीं होता जब तक आप एक पूरे प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम नहीं करते हैं। शायद एक अनुकूल ब्रेक किसी को एक अवसर दे सकता है, लेकिन सबसे सुरक्षित योजना भाग्य पर निर्भर रहना नहीं है। यह एक अनुकूल अवसर था जिसने मुझे जीवन का सबसे बड़ा अवसर दिया, लेकिन उसे परिसंपत्ति बनने से पहले मुझे निर्धारित प्रयासों के 25 साल समर्पित करने पड़े। वेरी इंपोर्टेंट। उन्होंने क्या कहा कि किसी को एक अवसर मिल तो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो लगातार मिलता रहे। एक बार तो उनको मिल सकता है, एक बार तो हो सकता है, वो भी सभी को नहीं होता है। लेकिन उन्होंने क्या कहा, मुझे अपने जीवन में बहुत सारी संपत्ति को बनाने के लिए 1 2 3 5 नहीं, पूरे 25 साल तक लगातार काम करना पड़ा, पूरी तरह से समर्पित रहना पड़ा, तभी वो जाकर अपने जीवन में फाइनेंशियल फ्रीडम को पाए। ब्रेक में अच्छे भाग से एंड्रयू कार्नेगी से मिलना और उनका सहयोग पाना शामिल थे। उस अवसर पर कार्नेगी ने मेरे मन में उपलब्धि के सिद्धांतों को सफलता के एक दर्शन में व्यवस्थित करने का विचार बोया। हजारों लोग 25 साल के अनुसंधान में की गई खोजों से लाभ कमा चुके हैं और कई भाग्य दर्शन के अनुपालन के माध्यम से इकट्ठे किए गए हैं। शुरुआत आसान थी, यह ऐसा विचार था जिसे कोई भी विकसित कर सकता था। उन्होंने क्या कहा, मुझे ब्रेक के रूप में एंड्रयू कार्नेगी का साथ मिला, जहां से मैं अपने सुपर रिच की जर्नी में आगे बढ़ा। अनुकूल ब्रेक कार्नेगी के माध्यम से आया था, लेकिन उस दृढ़ संकल्प, प्रयोजन की निश्चितता और लक्ष्य को प्राप्त करने की इच्छा तथा 25 साल के लगातार प्रयास का क्या। उन्होंने क्या कहा, उनके मन के अंदर एक दृढ़ संकल्प था और अपने काम को, लक्ष्य को पाने की प्रॉपर पूरी बर्निंग डिजायर थी, एक निश्चितता था उनके अंदर, डिटर्मिनेशन था और लगातार 25 साल का लगातार एफर्ट्स उनके थे। यह कोई साधारण इच्छा नहीं थी जो निराशा, उदासी या स्थायी हार, आलोचना और समय की बर्बादी कहकर लगातार याद दिलाने वाली बातों से बस निकली। ये एक तीव्र इच्छा थी, एक जुनून था, बर्निंग डिजायर थी, पैशन था, जिद थी, चाह थी। लोग के अंदर दोस्तों, कहीं ना कहीं इंसान क्या सोचता है, वो 2 3 6 महीने 1 2 साल मेहनत कर लेता है, फिर वो कहता है ये तो मेरे भाग्य में नहीं है, मैंने भी काम किया लेकिन मैं सफल नहीं हो पाया। देखिए यहाँ पर 25 साल कोई छोटा पीरियड नहीं होता। मोस्ट इंपोर्टेंट राइट डाउन करने वाली बात यहाँ पर है, जब पहली बार यह विचार श्रीमान कार्नेगी द्वारा मन में बोया गया तो इसे धीरे जीवित रहने के लिए मनाया, पाला और फुसलाया गया था, लगाया गया था। धीरे धीरे विचार अपनी शक्ति के तहत विशाल बन गया और इसने मुझे मनाया, मुझे पाला और हमेशा मुझे प्रेरित किया। उन्होंने क्या किया, एक विचार को उन्होंने मन में पाला, पहले उसको बोया, उसको पाला, उसको सहलाया, फुसलाया, फिर धीरे धीरे जो विचार इतना बड़ा स्ट्रांग हो गया, फिर उस विचार ने मेरे जीवन को पाला और मेरी खुद की पूरी तरह से डेवलपमेंट किया। विचार ऐसे ही होते हैं, पहले आप इनको जीवन, कार्यवाही और मार्गदर्शन देते हैं और फिर ये अपनी शक्ति अपने हाथों में लेकर सभी विरोधों को एक तरफ बुहार देते हैं। फिर ये विचार क्या करते हैं, अगर आप अपने विचार को जीवित रखते हैं, उसे पालते हैं, तो आने वाले समय में वही विचार आपके जीवन से सभी कठिनाइयों को एक साइड में फेंक देते हैं। विचार अमूर्त बल है, लेकिन इनके पास भौतिक मस्तिष्क से ज्यादा शक्ति होती है जो इन्हें जन्म देते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट, विचार अमूर्त बल है, यानी इन्फिनिटी उसके अंदर ताकत होती है। अगर आप, हमारे जो भी भौतिक हमारा कॉन्शियस माइंड है, जिससे हम दिन भर सोचते हैं, काम करते हैं, उससे कहीं ज्यादा शक्ति इसके अंदर होती है। इन्हें ये जन्म देते हैं, इनके पास वह शक्ति होती है जिससे वे अपने जन्मदाता मस्तिष्क के धूल में वापस मिल जाने के बाद भी जीवित रहते हैं। उदाहरण के लिए ईसाई धर्म की शक्ति ले, यह मसीही के मस्तिष्क में पैदा हुए एक साधारण विचार के साथ शुरू हुआ था। इसका मुख्य सिद्धांत है, दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार करें जो आप दूसरों से चाहते हैं कि वे आपके साथ करें। इट मीन्स दोस्तों, एक विचार बोया गया था ईसा मसीह के द्वारा, जहां से ईसाई धर्म की शुरुआत हुई थी। उनका क्या विचार था कि आप दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जो व्यवहार आप अपने साथ दूसरों से चाहते हैं।
एंड वही धीरे धीरे एक बहुत बड़ा विचार बना। उन्होंने इस विचार को लगातार पाला और धीरे धीरे उन्होंने एक बहुत बड़े धर्म की स्थापना की। मसीह जहां से आए थे वहां वापस अपने स्रोत पर चले गए, लेकिन उनका विचार आगे बढ़ता ही जा रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट, उन्होंने क्या कहा कि जहां से ईसा मसीह आए थे वो तो अपने वापस स्रोत पर लौट गए, है ना, लेकिन जो उनका वो बोया गया एक बड़ा विचार था वो आज भी लगातार पनप रहा है। आज भी उनकी एब्सेंस में उनको याद किया जाता है। तो ठीक उसी तरह से अगर कोई आप इतना बड़ा काम कर लेते हैं, कोई इतना बड़ा विचार बना लेते हैं, एक ऐसा बीज बो देते हैं जो आपको 1 2 50 100 नहीं, 200 500 हजारों सालों तक आपको याद रखेगा। एक एग्जांपल मैं यहाँ पर देता हूँ। एक विचार बोया गया था क्रांतिकारियों द्वारा भारत माता की स्वतंत्रता के लिए, राइट। उन्होंने अपने जीवन का बलिदान कर दिया, चाहे वो शहीद भगत सिंह हो, शहीद चंद्रशेखर आजाद हो, या जितने भी हमारे क्रांतिकारी रहे हैं, चाहे वो भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम रहा हो या फिर बाद में जितनी भी लड़ाइयाँ हुई है, तो उन्होंने एक विचार बोया था। और आज भी उनके बारे में हम पढ़ते हैं, इतिहास में उनके बारे में लिखा गया है। और जब तक ये दुनिया एग्जिस्ट करेगी उनको याद किया जाएगा। और स्पेशली जब भी गुलामी की और स्वतंत्रता की बात होगी तो हमारे सभी क्रांतिकारियों को, वट एवर, चाहे वो गर्म दल के थे या नरम दल के थे, डजेंट मैटर, उनको याद किया जाने वाला है। तो उन्होंने क्या किया, एक बड़ा विचार बोया है, एक बड़ा विचार था उनके मन के अंदर। उनके जाने के बाद भी आज वो विचार फलीभूत हो रहा है और उनको हम याद कर रहे हैं। किसी दिन यह पनप जाएगा और अपनी क्षमता पालेगा, फिर यह मसीह की गहरी इच्छा को पूरा कर चुका होगा। यह विचार केवल 2000 साल से विकसित हो रहा है, इसे समय दे। इन्होंने क्या कहा, यहाँ पर 2 साल से यह विचार लगातार विकसित हो रहा है। सफलता को किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं होती और असफलता के लिए कोई बहाना नहीं होता। वाह, क्या लाइन दोस्तों क्लोजिंग की है पेज की। उन्होंने क्या कहा, सफलता के लिए किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं होती, कोई क्लेरिफिकेशन नहीं चाहिए आपको सक्सेस होने के लिए, है ना। कोई आपको ज्यादा किसी को चीजें नहीं बतानी है सफल होने के लिए। जबकि असफलता के लिए कोई बहाना नहीं होता। हम कई बार करते हैं इसका उल्टा, है ना, स्पष्टीकरण देते हैं मैं सफल नहीं हो पाया, बहाने बनाते हैं मेरे पास टाइम नहीं है ना। बहुत से लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। यानी कि देखिए, हर कोई सुबह उठकर एक्सरसाइज करने का सबका मन करता है, हर कोई चाहता है मेडिटेशन करना, लेकिन नहीं कर पाते, असफल हो जाते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो हमारे साथ भी करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं। तो इसका मतलब है कि सफलता के लिए किसी स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं है, सच के लिए स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं है, और झूठ बोलने के लिए कोई बहाना नहीं होता है, और झूठ बोलने के लिए या सफल होने के लिए कोई बहाना नहीं होता है, वो तो ऑटोमेटिक एक्सक्यूज बन जाते हैं। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया पूरी तरह से। और कल्पना बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों ये चैप्टर है, हमारा सुपर सक्सेसफुल बनने की ओर, सुपर रिच बनने की ओर, धनवान बनने की ओर हमारा 5वां कदम है। और नेक्स्ट चैप्टर हम मंडे से कंटिन्यू करेंगे, संगठित नियोजन, इच्छा की कार्यवाही में क्रिस्टलीकरण, धनवान होने की तरफ जो हमारा छठा कदम रहने वाला है। इसको हम मंडे से कंटिन्यू करेंगे, पूरे डिटेल में हम इस चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे। और डेफिनेटली आपने इस कल्पना वाले चैप्टर को एंजॉय किया है, काफी इसमें एग्जाम्पल दिए हैं और आपने इसके की पॉइंट्स नोट्स बनाए हैं। नहीं बनाए हैं तो इसको फिर से खुद से रीड कीजिए, इसके की पॉइंट्स बनाइए, एंड डेफिनेटली यू विल गेट द रिजल्ट्स इन योर लाइफ। तो एक बार फिर से मैं बोलता हूँ, सफलता को किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं होती और असफलता के लिए बहाना नहीं होता है। सो प्लीज अपने बहाने बनाने छोड़ दीजिए, थोड़ा जल्दी उठिए, आइए, डेली मेडिटेशन कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, ग्रेटिट्यूड को फील कीजिए। ये सब चीजें आप करेंगे तो डेफिनेटली बड़ी ही तेजी के साथ आप ग्रो हो पाएंगे, राइट। सो मिलते हैं मंडे को हम अपने नेक्स्ट वाले पार्ट में। थैंक यू सो मच फॉर दैट।